स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और इसमें पढ़ेंगे। पहले 3 यूनिट अपन पूरे कर चुके हैं, आज है चौथा यूनिट और उसमें पढ़ेंगे सार्वजनिक वित्त का अर्थ व क्षेत्र। पब्लिक फाइनेंस, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसमें अपन जो सार्वजनिक वित्त पढ़ते हैं उसमें पढ़ते क्या हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं बजट, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय जो आय व्यय व उधार या वित्तीय प्रशासन का जो अध्ययन करते हैं वो अपन सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं आपको एक बार बताऊंगी कि डाल्टन ने कहा है कि सार्वजनिक वित्त ऐसे विषयों में माना जाता है जो अर्थशास्त्र व राजनीति की सीमा पर है। इसका संबंध सार्वजनिक अधिकारियों की आय व व्यय से तथा इनमें से एक का दूसरे से समायोजन से जो सरोकार होता है, यह समायोजन जरूरी नहीं है कि समानता से ही हो, बल्कि दी हुई दशाओं में किसी भी गणितीय संबंध से हो सकता है जो उस समय सर्वश्रेष्ठ माना जाए, ये माना है। दरअसल सही रूप में अगर हम कहें तो सार्वजनिक वित्त एक व्यापक दृष्टिकोण माना जा सकता है जिसका संबंध राजस्व संग्रह, जिसमें अपन करारोपण वगैरह पढ़ते हैं, और व्यय की क्रियाओं से होता है जो सरकार की राजकोषीय या बजट प्रक्रिया का अंग होते हैं। क्लियर। अब सार्वजनिक वित्त को अगर कहें तो सार्वजनिक वित्त या सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थशास्त्र या सार्वजनिक राजकोषीय अर्थशास्त्र, इस रूप में भी हम इस शब्द को प्रयोग में लाते हैं कई बार। इसमें जो क्षेत्र है, सार्वजनिक वित्त का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो है राज्य का कार्य। दरअसल सरकार को कुछ न्यूनतम कार्य करने होते हैं और उसके लिए उसे आवश्यकता होती है पैसे धन की, और इसके लिए एक सार्वजनिक व्यय का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि राजस्व भी प्राप्त हो, सरकारी राजस्व भी प्राप्त हो, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा राजकोषीय कार्यकलापों का आर्थिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि साधनों का आवंटन किस प्रकार हो रहा है ना। उससे ये हो जाता है कि जो आवश्यकताएं हैं सामूहिक रूप से या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सरकार का क्या योगदान है। ठीक है, सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सार्वजनिक वस्तुओं व निजी वस्तुओं में देश के आर्थिक साधनों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, जैसे इस स्थिति में एक बात और आती है कि आय व धन के वितरण में न्याय की स्थापना हो। ये माना जाता है कि निजी व बाजार अर्थव्यवस्था का प्रमुख जो दोष है वो आय व धन की असमानता है। इसलिए सार्वजनिक वित्त के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए, यानी कि आर्थिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए प्रमुखतया करों का उपयोग किया जाता है, जैसे संपत्ति कर, आय कर या प्रत्यक्ष करों के माध्यम से धनी लोगों से अधिक कर वसूल किया जा सकता है ताकि समाज में आय की असमानता कम की जा सके। इसी प्रकार समाज के कमजोर वर्गों पर अधिक धनराशि खर्च करके उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय के माध्यम से समाज में जो आर्थिक विषमता है उसे कम करने के प्रयास किए जाते हैं। क्लियर। इसी तरह आर्थिक स्थिरीकरण
के भी प्रयास किए जाते हैं। आप जानते हैं अर्थव्यवस्थाओं में तेजी, मंदी, मुद्रास्फीति या बेरोजगारी आदि के रूप में व्यापार चक्रों की समस्या आती रहती है। वित्त जो सार्वजनिक वित्त है उसका काम देश के इन आर्थिक उतार चढ़ावों से मुक्त करना भी माना गया है, क्योंकि जब मुद्रास्फीति का दौर होता है तो मांग को कम करने का प्रयास किया जाता है, कर बढ़ाए जाते हैं, ब्याज की दरों में वृद्धि की जाती है और इसी प्रकार मंदी व बेरोजगारी की दशा में समग्र मांग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सार्वजनिक वित्त के माध्यम से अपन पढ़ते हैं और सार्वजनिक वित्त के माध्यम से हम अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य जो मानने हम प्रत्येक विकासशील देशों में विकास की गति को प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को करों के रूप में राहत व प्रेरणाएं आदि देकर आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, सरकार स्वयं मतलब भाग ले सकती है आर्थिक ढांचे के विकास के लिए, जैसे विद्युत, सिंचाई, सड़क, रेल संचार, बंदरगाह, हवाई यातायात। इन क्षेत्रों की प्रगति खुद कर सकती है ना। और निजी निवेश जो होते हैं उसको पूरक के रूप में उपयोग कर सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एकीकरण व आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वित्त का सहारा भी लिया जाता है। देखिए, सभी विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में परस्पर एकीकरण सा हो रहा है और संपन्न देश अपनी पूंजी विकासशील देशों में लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक वित्त का योगदान सरकारों की विदेश निजी निवेश व विदेशी संस्थागत निवेश को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब आता है सार्वजनिक वित्त में हम पढ़ते क्या हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो उसमें है सार्वजनिक राजस्व। पहला है सार्वजनिक राजस्व। इसके अंतर्गत हम सार्वजनिक राजस्व के विभिन्न स्रोतों, करों के विभिन्न रूपों, करारोपण के सिद्धांत, गैर कर राजस्व के स्रोतों, इनका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वित्त में। इसके अलावा फिर है सार्वजनिक व्यय। बहुत इंपॉर्टेंट मद है ये। इस शाखा के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय के सिद्धांतों, सार्वजनिक व्यय के उत्पादन, उपभोग व वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विवेचन या वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व व्यय व पूंजी व्यय, योजना व्यय, गैर योजना व्यय, विकास मूलक व्यय व गैर विकास मूलक व्यय, ये सब खर्चे शामिल होते हैं। आजकल सरकारी खर्च की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है और सरकारें कोशिश करती हैं कि विकास मूलक व्यय किया जाए योजनाबद्ध तरीके से। तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण। ठीक है, सरकारों को जो व्यय की पूर्ति के लिए उधार की आवश्यकता पड़ती है तो वो कर्ज आंतरिक भी ले सकती है, बाह्य भी स्रोतों से ले सकती है और इसके लिए इसमें हम सार्वजनिक ऋण भी पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रशासन। सार्वजनिक वित्त की इस शाखा के अंतर्गत वार्षिक बजट के निर्माण, व्यय के नियंत्रण, राजस्व संवर्धन व कर्ज की व्यवस्था आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आजकल वित्तीय प्रशासन जो है वो सार्वजनिक प्रशासन में केंद्रीय स्थान रखने लगा है। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये और इसकी कुशलता ये माना जाता है कि सरकार की बहुत इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता बन गई है, मुख्य प्राथमिकता ही मान लीजिए बन गई है। क्लियर?
सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि हमें इसे एक पाठ के रूप में ही पढ़ना होगा।